Okay, students, so after ending with mutations, we are now moving to the next topic and that is your pedigree analysis. हाँ, हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपके सामने जो इतने गंदे गंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वेल, पेडिग्री एनालिसिस में पहले समझते हैं पेडिग्री क्या है। पेडिग्री की अगर मैं बात करूँगा तो एक तो पेडिग्री वो है जो हम अपने पेट को खिलाते हैं, लेकिन ये वो वाली पेडिग्री नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या होने वाला है कि यहाँ पर हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा अलग देखेंगे। किसी की फैमिली हिस्ट्री से जब आप किसी चीज़ को ट्रेस करते हैं तो पेडिग्री एक वो स्टडी है जिससे आप किसी की फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं कि उसमें कोई डिसीज़ है या नहीं है, कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल है, कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है। ये सब की जो स्टडी है विद द हेल्प ऑफ अ ट्री, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, पेडिग्री। ठीक है। अब पेडिग्री में आप लोग जनरली 4 तरीके की डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्या है, किसका क्रॉस कैसे बनता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। वेल, बिफोर स्टार्टिंग ये सब क्रॉस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास सिंबल क्या है। तो कुछ सिंबल्स बेटा जो आपको पता रहने चाहिए वो ऐसे समझिए कि आपके पास अगर ये हमारे पास स्क्वायर है, ये आपके मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सर्किल है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अगर ये सिंगल लाइन है इसका मतलब ये शादी करा दी गई है इनकी। अब शादी के बाद क्या होगा आपको पता ही है, बच्चे होंगे यार, वो ऑब्वियसली कैसे होंगे ये भी पता है तो तुम्हें 12th क्लास में छूटने वाला क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे अगर 2 डंडे हो जाते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि क्लोज रिलेटिव में, मतलब चाचा भतीजा नहीं, वो तो हालांकि अब तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लागू है, बट कहने का मतलब ये है कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच जब शादी जाती है उसको हम लोग जो है डबल बॉन्डिंग से दिखाते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास कई बार क्या होता है, कोई ऊपर चले जाते हैं, है ना, तो जब ऊपर चले जाते हैं तो उसके केस में हम लोग क्या दिखा देते हैं, ऐसे कि भैया ये मर गए हैं, स्वर्गलोक से धार गए हैं। अगर फीमेल है तो ये हमारे पास इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि डिसीज है, मतलब डिसीज मतलब पास गए, वो DIS नहीं DEC, हाँ, तो ये मर चुके हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कुछ 1-2 क्रॉस और अगर तुमसे पूछे जाएं तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसी ऑफस्प्रिंग है पांचों की पांचों क्या है, बिल्कुल अनअफेक्टेड है, तो हम लोग उसे इसके ब्रैकेट के अंदर 5 लिख के दिखा देते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास बोलता है जैसे ये पेरेंट्स हैं मान के चलिए, अब इनसे ऐसे अगर आपको प्रोजेनी दिखाई जा रही है तो ये प्रोजेनी में जो होगा बेटा ये अलग अलग ट्विंस हैं, तो इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलेंगे इसे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। बट अगर ट्विंस बिल्कुल सिमिलर आए, बिल्कुल एक जैसे, तो इसके बीच में और लाइन खींच लो। अभी शादी को नहीं बताते, ये ट्विंस अगर एक जैसे आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो ऐसे केस को हम लोग एक लाइन से दिखा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को 4 तरीके की डिसीज किस तरीके से क्या होती हैं ये सब चीज़ें बताना है। अब मैं पहले आप लोगों को 4 तरीके की डिसीज से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उनके बारे में कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, बट वो ट्रिक्स हमारे इन्हीं केस में काम नहीं आएंगी। मतलब यहाँ पर आप लोगों को एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ट्रिक पे भरोसा ना करें। बट हाँ, बहुत जल्दी है, कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आपके पास कुछ जगह पर ऐसा हो जाएगा कि आपका बात उनसे बन जाएगी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास 2 टाइप की डिसीज रहने वाली है। एक रहने वाली है ऑटोसोमल और एक रहने वाली है बेटा हमारे पास सेक्स लिंक्ड। पहले आप इस चीज को समझिए कि आपके पास ऑटोसोमल क्या है और सेक्स लिंक्ड क्या है। एक्चुअल में अगर मैं हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आप लोगों को बताए जाते हैं, जिसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम होता है 23rd और बाकी सारे ऑटोसोम्स होते हैं। अगर ऑटोसोम पे कोई डिसीज या ऑटोसोमल वाले क्रोमोसोम पे यानी कि 26 क्रोमोसोम के अलावा किसी और क्रोमोसोम से डिसीज हो रही है वो ऑटोसोमल के अंदर आएंगे, और बाकी अगर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डिसीज हो रही है तो वो सेक्स लिंक्ड आएंगे। अब ये ऑटोसोमल में हमारे पास 2 टाइप के, कौन कौन से, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बीमारी हमारे पास कैपिटल A में होगी तो एक्सप्रेस करेगी, या फिर स्मॉल a में है तो एक्सप्रेस करेगी, लेकिन इसमें नहीं करेगी। आई एम सॉरी कैपिटल A स्मॉल a में है तो क्योंकि डोमिनेंट है बेटा, तो कुल मिला के वही मेंडल कर लो, यहाँ पर हमारे पास डोमिनेंट वाले ही एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन
अगर कोई चीज ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसका मतलब इसमें वो बीमारी नहीं दिखाई देगी। ऑटोसोमल रिसेसिव अगर डिसऑर्डर है तो बेटा इसमें नहीं दिखाई देगी, आप लोगों की इसमें भी नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ही वो बीमारी दिखाई देगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में आप लोगों को बता दिया जाता है, याद रखने का तरीका, कि बेटा ये जो बीमारी है ये जनरेशन स्किप नहीं करती है। जैसे कि कोई सी भी उठा लो, अगर जनरेशन, हाँ मेरी यहाँ पे लगभग सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कि जनरेशन स्किप नहीं करी, यानी इस जनरेशन के बाद इस जनरेशन को भी बीमारी है। अब इसमें ये वाले जो सिंबल्स होते हैं बेटा, ये इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये डिसीज है। और अगर ये ऐसे आते हैं, कई जगह आधे बना देते हैं तो इसका मतलब समझ जाना कैरियर है। कई जगह पर ऐसे भी बना देते हैं, कई जगह पर सर्कल को आधा बना दिया या फिर सर्कल के अंदर गोला कर दिया, तो ये आपके पास कैरियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, उससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। वेल अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए बताया जाता है इट डू नॉट स्किप जनरेशन। हाँ अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा तो बोर्ड्स के बच्चे 1 नंबर के लिए ये लाइन लिख सकते हैं कि इट डू नॉट स्किप जनरेशन, तो 1 नंबर के लिए आप लाइन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही, इसमें बीमारी, इसमें बीमारी, इसमें बीमारी, इसमें बीमारी, पर ये स्किप हो गई, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास 1 2 3 ये हमारे, अब मैं इसके अंदर प्रोजेनी बनाता हूँ, आगे आएगी तो स्किप कर गई ना बेटा, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब इसे स्किप कर दिया, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। पर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 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 और इस जनरेशन तीनों में बीमारी है, इसमें भी तीनों में बीमारी है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कि आप लोगों को ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए ये देखना होता है कि हमारे पास क्या कोई जनरेशन स्किप है या नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गलत है, अभी हम लोग प्रूव करेंगे क्यों गलत है। सेकेंड, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में ऐसा भी हो सकता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स बेटा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि जिनके पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड रहे बट उनके जो डॉटर आए या सन आए, जो भी प्रोजेनी आएगी वो अफेक्टेड हो सकती है। रिसेसिव के केस में एक तो जनरेशन स्किप मार जाता है, यहां पर हमारे पास पहला केस क्या आता है, 8 स्किप जनरेशन, और दूसरा अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि अफेक्टेड पेरेंट्स के, यहां पर इसका उल्टा कर देते हैं, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखने का एक तरीका जो बता दिया जाता है कि जनरली आप ऐसे याद रखेंगे तो आप ऑटोसोमल क्रॉस को पता कर लेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वी विल सी दिस टुडे। मूविंग टुवर्ड द सेकंड टॉपिक, सेक्स लिंक। सेक्स लिंक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सेक्स लिंक भी हमारे पास 2 टाइप के, एक होता है सेक्स लिंक डोमिनेंट और एक होता है सेक्स लिंक रिसेसिव। देखिए बेटा ये बात तो तय है कि जब भी आपके पास सेक्स लिंक डोमिनेंट रहेगा तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड है, तो ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से आ रहा है। और मेल के केस में अगर बीमारी पाई गई, यानी कि जो बीमारी होगी वो हमारे पास किसकी वजह से होगी, एक्स जीन की वजह से होगी। अब मान के चलो मैं अफेक्टेड जीन को एक्स ए से दिखा रहा हूं, अब दूसरा तो मेल के पास वाई होगा। अगर ये ऐसी कंडीशन में आ गया है तो मेल तो बेचारा हमेशा डिसीज हो ही जाएगा, यानी कि मेल के लिए कंडीशन काफी है जिसमें आपका डिसीज है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी हम लोग सेक्स लिंक जो हमारे सिलेबस में वो पढ़ते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर ही अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि वाई के ऊपर नहीं होता, होता है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कुछ जीन्स हैं जो वाई के ऊपर आके अपना इफेक्ट शो करते हैं, फिर उनको बोलते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स। वाई के ऊपर आकर जो हमारे पास इफेक्ट शो करेंगे तो बोलेंगे हॉलैंड्रिक जीन। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो हम लोग इसी को देखेंगे। और इस केस में क्या है, मेल तो अफेक्ट हो ही जाएगा, एक भी ये आया मेल अफेक्ट, क्योंकि एक्स से डिटरमाइन करा जा रहा है हमारे पास। बट फीमेल के केस में हमारे पास अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो डोमिनेंट केस में एक्स ए यानी कि दोनों ही एक्स होंगे, ये डिसीज होगी। लेकिन क्योंकि ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, इसीलिए एक्स ए और एक्स ये भी डिसीज रहेगी। यानी कि सेक्स लिंक डोमिनेंट के केस में अगर आपको नॉर्मल फीमेल देखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने XX कंडीशन में नॉर्मल रह सकती है।
लेकिन ऐसा केस बेटा रिसेसिव में नहीं होगा। रिसेसिव के केस में कहानी ये होगी कि XA और XA ये तो आपके पास डिसीज रहेगी, लेकिन जब आप सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव की बात करेंगे तो आपके पास XA और X नॉर्मल पाई जाती है इन केस ऑफ रिसेसिव। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस था यहां पर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई। नेक्स्ट, जो आपके पास सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट होते हैं, ध्यान रहे इसमें फादर ट्रांसफर द डिसीज टू ऑल डॉटर। फादर सभी डॉटर में ये डिसीज देता है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की पहचान करने की तरीका यही है कि अगर फादर से सभी डॉटर में हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट है। फादर सन को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बेटा सन के लिए जो फादर से गैमीट जाएगा वो हमेशा वाई जाएगा, और वाई पे हमारे पास ये अफेक्टेड जीन नहीं है। तो अगर मदर के पास अफेक्टेड हुई, ये वाला जीन हुआ, तो सन अफेक्टेड आएगा, बट फादर की वजह से कभी भी सन को बीमारी नहीं होगी सेक्स लिंक्ड वाले केस में। बात करते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की, तो इसमें कहानी क्या रहती है? इसमें भी सेम तो वही रहती है कि फादर अपने बेटे को तो नहीं देगा, लेकिन इसमें पाया जाता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में कि मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड। मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड। तो पेडिग्री में जहां पे आपको ऐसा दिखे कि जो मोस्टली मेल्स अगर आपको अफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और यहाँ पे अगर आपके फादर से सभी डॉटर को पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। दिस इज हाउ वी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखेंगे, डस्टर जी नहीं मिल रहे हैं, उड़ गए हैं, 1 मिनट दीजिए। वैसे तो आजकल मास्क से काम चल जाएगा, आजकल मास्क बहुत जरूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिल जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं जितने भी मैंने आपके सामने क्रॉस बनाए हैं कि इसमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा ऑटोसोमल है। अब आप लोग अगर करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको टाइम लग जाएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करना, इसके बाद आप इस टॉपिक को भूलोगे नहीं। अच्छा, इस चीज को देखता हूं बेटा, अगर मैं इस क्रॉस को यहां पर देखता हूं तो यहां पर देखिए ये मेरे पास फादर था, फादर से डॉटर में तो गया बट सन में भी गया, यानी कि ये सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है और ऑटोसोमल भी हो सकता है। तो यहां तो मैं फंस गया। अब मेरे लिए बहुत लंबा जो है ट्रिक लगानी पड़ेगी या फिर बहुत लंबा क्रॉस बना के देखना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में अधिकतर हर बार हिंट दिया रहता है कि आप उस क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन को निकालिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट जनरेशन को देखकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता पड़ रहा, लेकिन फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड जनरेशन को देखिए, यहां पर फादर से सिर्फ डॉटर में ट्रांसफर हुआ है, फादर से सिर्फ डॉटर में ट्रांसफर हुआ है, तो इससे हमें पता पड़ गया है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है बेटा हमारे पास? एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट ट्रेट है। अब ऐसे ही अगर मैं इसके केस की बात करता हूं तो बेटा यहां पर बताइए, यहां पर मैंने क्या बोला बेटा आपसे कि अगर यहां पर हमारे पास सभी प्रोजेनी फीमेल्स हैं और सारी फीमेल्स ही अफेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये भी सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड बोल लो, एक्स लिंक्ड बोल लो, एक ही बात। तो ये भी एक्स लिंक्ड या फिर हमारे पास है बट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इस चीज को जानना है। अब एक कंडीशन तो ये है बेटा कि आप देखेंगे जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो ये डोमिनेंट आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्रॉस भी बनाकर देखना पड़ता है कि हमारे पास जो पेरेंट हैं वो हमारे पास किस तरीके से रहे हैं और किस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि ये तो हमें चलो क्रॉस देख के बता दें कि एक तो हमारे पास सेक्स लिंक्ड है क्योंकि सारी फीमेल्स अफेक्टेड हो रही है ना, तो इसमें 2 केस हो सकते हैं बेटा, फादर से सारी डॉटर अफेक्टेड हो रहे हैं वो भी सेक्स लिंक्ड हो जाएगा, या किसी क्रॉस में सिर्फ मेल्स अफेक्ट हो रहे हैं वो भी सेक्स लिंक्ड जाएगा, किसी क्रॉस में सिर्फ फीमेल्स जा रही है वो भी सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो हमारे पास किसमें जाएगा? ये डोमिनेंट, तो इसलिए सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसकी,
तो यहाँ पर देखिए, क्या ये सेक्स रिंग बन सकता है? सेक्स रिंग नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा? जी हाँ, जो हमने केस बताया था उसके हिसाब से जनरेशन स्किप नहीं हो रही है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस बनेगा। लेकिन ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है नहीं। एक्चुअल में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है, ये हमें क्रॉस से पता पड़ेगा। तो जब आपके पास टाइम ना हो तो ऐसे तरीके चल जाएंगे, लेकिन जब टाइम हो तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ऐसे पेडिग्री के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना, बचा लेना, क्योंकि आप लोगों को 3-4 जनरेशन तक नहीं पूछेगा, ये 1-2 मैक्सिमम 3 जनरेशन तक ही पूछेगा। 4 जनरेशन तक तुम्हारे को नहीं पूछने वाला, 2 या 3 जनरेशन तक की पेडिग्री देखी तुमसे पूछेगा। अब मैं कहता हूँ कि चलो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, आप लोगों के कहने पर मैं मान लेता हूँ कि भैया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट अपना कैरेक्टर दिखा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोजेनी, अगर ये डिसीज है और ऑटोसोमल में, तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इसकी प्रोजेनी हो सकती है कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, यही कहानी हो सकती है इसकी। और इसके केस में तो भैया ये बिल्कुल डिसीज फ्री है, तो इसका मतलब इसका तो हमारे पास ऑटोसोमल में छोटा है रहेगा, इसकी तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर ऐसा क्रॉस है तो इसके केस में अगर ये कैपिटल ए आता है इसका और इसका स्मॉल ए आता है तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए डिसीज को दिखा रहा है और ये बिल्कुल बनेगा। इसकी बात करता हूं तो इधर से स्मॉल ए आएगा, और अगर मैंने ये वाला माना है तो बेटा इधर से तो कैपिटल ए ही आ सकता है, स्मॉल ए तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास नहीं होगा। तो इट मीन्स हमें अपना जो प्रोजेनी है उसका टाइप मिल गया है कैपिटल ए स्मॉल ए, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, ये भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि इससे ए आ जाएगा इसमें और इसका ए आ जाएगा, तो ये स्मॉल ए अनअफेक्टेड, आई अग्रीड। इसके केस में भी इसका ए इसका स्मॉल ए आ जाएगा, आई अग्रीड। इसके केस में भी आप लोग कह रहे हो ये आ जाएगा, राइट। अब अगर आप लोगों की बात सही है तो बेटा ये प्रोजेनी कभी भी डोमिनेंट को राइज तो नहीं दे सकती। भाई इसमें कैपिटल ए कहां से लेके आओगे, ये तो गलत हो गया आपका। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो आप सोच के चल रहे थे कि सारे मेल और फीमेल को है, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, वो तो गलत हो गई ना। तो इसका मतलब इसमें कुछ लोचा है और सेक्स लिंक्ड है नहीं, तो अब बची कौन सी? ऑटोसोमल रिसेसिव। बट इसका भी हम लोग प्रूफ लेके आते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। वो कैसे पता पड़ेगा? अगर हमारे पास क्रॉस वेरीफाई हमारे हो गए तो इसका मतलब ये हमारा काम कर जाएगा। तो आइए क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। मैं मान के चल लेता हूँ ये स्मॉल ए स्मॉल, यानी कि अब देखो रेसेसिव का मतलब है सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में डिसीज एक्सप्रेस होगी, यानी कि ये अब डिसीज फ्री इंडिविजुअल हो गए। डिसीज सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगी जब आपके पास ये कंडीशन आएगी। इस कंडीशन में भी ये डिसीज फ्री हो गए, बट ये कैरियर हो गए। अभी कैरियर क्या है, जब हम लोग आगे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया वगैरह पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें आपको और अच्छे समझ में आता है। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास क्या कहानी हो सकती है। इस कैपिटल ए के साथ अगर मैं मान के चलता हूं ये कैपिटल ए है, तो अगर ये आया है तो भैया ये कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है और ये कंडीशन कभी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब इसकी जो मैंने टाइप किया है कैपिटल ये गलत है। मुझे इसको चेंज कर कैपिटल ए स्मॉल ए लेना पड़ेगा, और इसको डिसीज दिखाने के लिए मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं ले सकता, तो स्मॉल ए दिखाना पड़ेगा। इसकी कहानी क्या हो सकती है बेटा? इससे तो स्मॉल ए आएगा, इससे कैपिटल ए आ जाएगा। सिमिलरली इससे भी हमारे पास ये आ जाएगा और इसके लिए भी हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डिसीज फ्री है ना बेटा। तो इस केस में ये दोनों हमारे पास अब डिसीज फ्री है। डिसीज कौन सा है? छोटा है। तो अगर ये डिसीज है तो इससे हमारे पास क्या आया होगा? देखो इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो ये हमारे पास परफेक्ट है, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन क्या रही होगी बेटा? ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन रही होगी। सो ये चीज आपसे पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक काम और करना है। एक तो मेरे को जो है पहले बताइए कि बीमारी कौन सी है, और दूसरी इन सब का मेरे को ना ये जैसे टाइप्स हैं, एक्स ये तो ऑटोसोमल मैंने एक करा दिया, इन सब के टाइप्स भी आपको बताना है कि कैसे बनेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कुछ भी नहीं करना था, फादर से सिर्फ डॉटर अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है।
ये कहानी तो बिल्कुल परफेक्ट है कि फादर से अगर डॉटर में जा रहा है तो हमारे पास ये एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है। अब अगर मैंने आपको बताया था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में आप लोगों के पास अगर डिसीज फ्री कंडीशन है तो वो तो एक ही है ना कि भैया ये एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई होगा, डिसीज फ्री है, क्योंकि मेल में अगर एक भी एक्स कैरियर आ गया तो हमारे पास कहानी बिगड़ जाएगी। अब ये भी हमारे पास नॉर्मल फीमेल है, इसका मतलब ये एक्स एक्स है और ये एक्स एक्स, सिंपल सा बात है। लेकिन अब ये भी हमारे पास क्या बनेगी बेटा, एक्स एक्स। फादर कैसा बनेगा, एक्स कैरियर, अफेक्टेड को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहाँ पे वाई, राइट। अब देखिए इसके केस में ये कहानी हुई होगी कि डॉटर के पास से एक्स सी आया होगा और फादर के पास से एक्स सी और इधर से एक्स, तो ये भी अफेक्टेड हो गई। सेम कहानी यहाँ पे हुआ होगा, एक्स सी और एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, डिसीज। इसके केस में क्या आया होगा, पापा से तो बेटा इसको वाई क्रोमोसोम ठीक ठाक मिल गया होगा, बट इस मम्मी का ये वाला एक्स सी आया होगा तो हमारा क्रॉस चल रहा है बढ़ता। इधर भी सेम कहानी यही हुई होगी, एक्स सी हमारे पास मम्मा से आया होगा और एक्स हमारे पास पापा से आया होगा, तो ये भी हमारे पास डिसीज दिखा रहा है, ये डिसीज दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट क्रॉस हमारा चल रहा है। इसके केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो मदर एक्स सी और फादर एक्स वाई था, तो फादर से तो इनके लिए बेटा एक्स वाई आया होगा, सॉरी वाई आया होगा, और मदर से ये वाला एक्स सी आया होगा, तो ये एक्स सी और वाई। यहाँ पर बेटा हमारे पास अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आया होगा एक्स सी वाई। अब कई बच्चे मेरे से जो है एक सवाल पूछ लेते हैं, या उनके दिमाग में आता है कि सर जो मेंडल का क्रॉस था, अगर मैं उसके केस की बात करता हूँ तो मेरे पास तो अगर मान के चलिए आप एक्स सी वाई और एक्स एक्स का क्रॉस बना रहे हैं तो आपके पास 4 इंडिविजुअल आने चाहिए। एक आना चाहिए एक्स सी एक्स का, दूसरा आना चाहिए एक्स सी एक्स का, तीसरा आना चाहिए एक्स वाई का और चौथा आना चाहिए एक्स वाई का। यानी कि लड़के तो आने चाहिए नॉर्मल और 2 लड़कियां आनी चाहिए, वो हमारे पास कैसी आनी चाहिए, डिसीज्ड। बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता है ना, वो जो आप क्रॉस पढ़ रहे थे वो मेंडल का क्रॉस था, वो सेक्स लिंक्ड चीजें नहीं थी, इसीलिए आप उन सब चीजों को अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्या हर बार क्रॉस में ये जरूरी है कि किसी एक पेरेंट के अगर 4 बच्चे 2 लड़के और 2 लड़की होंगे, खुद सोचो ना, 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, 2 लड़कियां हो सकती हैं, 2 लड़के हो सकते हैं, तो सेक्स लिंक्ड इन प्रिंसिपल ऑफ मेंडल के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा है, उसकी प्रोजेक्ट तो कुछ भी आ सकती है। तो प्लीज ये कंफ्यूज ना हुआ करिए कि हमारे पास ऐसे केस में ये आएगा। वेल, अगर मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लेता हूं कि हाउ मैनी या हाउ मच परसेंट ऑफ फीमेल इज अफेक्टेड, हाउ मच परसेंट ऑफ फीमेल इज अफेक्टेड इफ एक्स हमारा डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो आप कहेंगे सर 4 बच्चे हैं और 2 हमारे पास फीमेल है तो 50% फीमेल इज अफेक्टेड, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। बेटा जब फीमेल की बात करी गई है तो देखो उस केस में आप फिर मेंडल को उठा के लेके आएंगे कि भैया इसमें उसमें आप पॉसिबिलिटी बता सकते हो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी फीमेल की थी और दोनों ही अफेक्टेड पाई गई, इसलिए फीमेल अफेक्टेड 100% है अगर डोमिनेंट, ना कि 50%। तो बेटा अगर ये पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी इज अफेक्टेड तो आपका आंसर सही था 50%, बट अगर ये पूछता है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल इज अफेक्टेड तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास 50% नहीं 100%, फीमेल 100%, प्रोजेनी का 50%। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए, पेडिग्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपके पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है। दूसरे केस में हमारे पास एनसीईआरटी के डायग्राम में जो 5.14 का डायग्राम रहता है उसमें आपके पास सिकल सेल अनीमिया का दिया जाता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट हमने यहाँ पे देख लिया है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख लिया है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हम लोग अभी देखेंगे। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस हम लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं थे और ये चीज़ बतानी जरूरी थी। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव के बहुत सारे केस हैं जो कि एनसीईआरटी से भी हम लोग थोड़ी देर में डील करने वाले हैं। सो हम लोगों ने यहाँ तक पेडिग्री क्लियर कर दिया है अपना, और अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के थ्रू। बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसलिए बोला जाता है, बेसिकली ये कहने को तो आप ऐसा कह सकते हैं ऑटोसोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और इसमें जो टाइप्स हैं बेसिकली आप लोग यहाँ पे 2 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है ये आप ऐसे समझिए कि जनरली ऑटोसोम्स पे ज़्यादातर पाया जाता है। So after ending with pedigree, we are now moving to the next topic, that is Mendelian disorder. अब बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों होता है? आप लोग म्यूटेशन तो पढ़ चुके हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी एक जीन के अंदर कोई फॉरेन चीज़ बाहर आ जाती है, जिसे हम लोग फॉरेन चीज़ अंदर आ जाती है उस जीन के अंदर, या फिर कहीं से उस जीन को हटना पड़ता है या कोई और जीन ऐड हो जाती है। बेसिकली आप ये सब चीज़ें म्यूटेशन में देख चुके हैं। यानी कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसका एक मेन कॉज क्या आता है बेटा, हमारे पास जीन म्यूटेशन। अब इसमें कई तरीके के हमारे पास डिसीज आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कलर ब्लाइंडनेस आता है, आपके पास हीमोफीलिया आता है, आपके पास थैलेसीमिया आता है, इसके अलावा फिनाइलकीटोन्यूरिया आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास रहने वाले हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ बेटा आपके पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करता हूँ बेटा, तो मेरे पास आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख लिया था हमने, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें। कलर ब्लाइंडनेस भी दो टाइप के होते हैं, एक जिनको रेड और ग्रीन कलर देखने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाल्टनिज्म, उस वाले को हम लोग बोलते हैं डाल्टनिज्म। और एक होता है जो जिनकी पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट रहती है, कि वो कलर ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो हमारे पास उनके कोन सेल्स होते हैं, आइज में आपके पास रॉड्स और कोन्स दो तरीके के सेल्स होते हैं, तो उनके जो कोन सेल्स होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं और वो किसी भी कलर को वहाँ पर देख नहीं सकते कि कौन सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेंसेशन ऑफ कलर। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बच्चा, कि हमारे पास मान के चलिए कोई एक जीन है एक्स और कलर ब्लाइंडनेस का जीन मान लेता हूँ एक्स, राइट। अब मैंने कहा कि ये मेरा फादर है, क्योंकि एक्स वाई फादर है, बट इसको कलर ब्लाइंडनेस। तो फादर के केस में तो अगर एक भी हो जाएगा तो कलर ब्लाइंडनेस हो ही जाएगा ना, कि वाई जीन तो कैरी करेगा नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आप लोगों के पास सिर्फ जब एक्ससी जीन में रहेगा तो फादर तो एक होते ही क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये एक्ससी एक्स वाले केस में अपने आप को शो नहीं करेगा। ये आपको बताया था डोमिनेंट होते ही अपने आप को शो करता है, बट क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है इसलिए एक्ससी एक्स विल बी द नॉर्मल, बट इसको बोलेंगे कैरियर। ये आगे आने वाली जनरेशन में घपला कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल यहाँ पे रहेगी। लेकिन वहां पर डोमिनेंट केस में, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट केस में ऐसी चीजें डिसीज में रहती है, राइट। अब अगर हम लोगों को ये देखा गया है कि मोस्टली ये मेल्स में होता है, और ये मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फंडा ही बताया था कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए आप लोगों को याद रखना है कि ये मेल्स में होता है। तो होता क्या है कि जनरली आपके एनसीईआरटी का डेटा याद कर देख लेना कितना है, शायद 0.4% फीमेल और 8% मेल में ये पाया जाता है, तो वही डेटा आप लोगों को याद रखना है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही। बट आगे अगर मैं बात करता हूँ तो क्रॉस बना के देखें एक बार, देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ इसके क्रॉस की, तो फीमेल यहाँ से अगर मैं कहता हूँ एक्ससी एक्ससी आएगी, एक आएगी एक्ससी एक्स, एक आएगा वाई एक्ससी और एक हमारे पास आएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे तो ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। अब इसके केस मैंने आपसे पूछा कि कितने परसेंट प्रोजेनी अफेक्टेड है, तो आपका आंसर आएगा 50%। कितने परसेंट लड़के अफेक्टेड हैं, तो आपका आंसर आएगा 50%। कितनी परसेंट लड़कियां अफेक्टेड हैं, तो आपका आंसर आएगा 50%। 25 कहीं नहीं आ रहा। जैसे आप लोग कहोगे लड़कियां कितनी अफेक्टेड हैं पूरे प्रोजेनी में से, तो आप लोग कहोगे कि भैया 25% पूरी प्रोजेनी में, बट कितनी लड़कियां अफेक्टेड हैं, तो भैया 50%, क्योंकि 2 लड़कियां थी उसमें से एक अफेक्टेड हो। ठीक है, तो पूरी प्रोजेनी पूछा है या फिर सिर्फ लड़कियों में पूछा है, ये आपको बेटा ध्यान देना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जैसे वहां पर ये डिसीज कंडीशन आ रही थी, लेकिन ये डिसीज नहीं होगी, ये क्या होगी, नॉर्मल फीमेल होगी, बट इट इज कैरियर, क्योंकि इसने ये डिसीज इस जनरेशन में दे दी ना। यहां पर इसको बीमारी तो नहीं थी पर इसकी बेटी को तो हो गई। तो फीमेल के लिए कंडीशन थोड़ी सी कम भी पाई जाती है, क्यों, क्योंकि अगर फीमेल के लिए ये कंडीशन चाहिए कि फीमेल कलर ब्लाइंडनेस हो, तो उसके लिए पापा को अफेक्टेड होना पड़ेगा डिसीज और फीमेल को एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, और तभी आपके पास ये कलर ब्लाइंडनेस का चीजें दिक्कत में देती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है बेटा हीमोफीलिया। कौन सा आता है हमारे पास? हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज या ब्लीडर डिसीज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज या फिर ब्लीडर्स डिसीज। रॉयल किस लिए? जिसको हो जाए वो रॉयल नहीं, एक्चुअल में रॉयल फैमिली, क्वीन विक्टोरिया जो हमारे पास इंग्लैंड वगैरह की फैमिली है, वहां पर उनकी फैमिली में पाया गया। होता क्या है कि आप लोगों के पास जो आपका ब्लड है ना बेटा, जब आपकी चोट लग जाती है तो उसकी क्लॉटिंग होती है और उस क्लॉटिंग में कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं और उन प्रोटीन्स का नाम है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली मैं बोलूंगा तो एक ग्रुप होता है, प्रोटीन का एक ग्रुप होता है जो कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बट जिन लोगों को हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, हीमोफीलिया के केस में एक छोटा सा भी अगर कट लग जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो मौत भी हो सकती है। तो माइनर कट कैन रिजल्ट टू द ह्यूज ब्लीडिंग लॉस। तो इसमें हमारे पास ये प्रोटीन अफेक्टेड रहता है और ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आइए देखते हैं कैसे होता है। मान के चल लीजिए फादर है नॉर्मल XY और ये हमारे पास XX और X, ये क्या हो जाएगा? कैरियर। ये अफेक्टेड नहीं है, ये कैरियर। तो इसके केस में अगर मैं क्रॉस बनाता हूं तो देखो क्या बनेगा? ये XHX XHY X और Y और तीसरा कौन सा बच रहा है बेटा? XHX बच रहा है, एक XX बच रहा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा आया जो कि हमारे पास क्या था? डिसीज था, यानी कि जिसको हीमोफीलिया था। लेकिन बाकी हमारे पास 75% क्या है? नॉर्मल वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे XHY हो जाता तो ये XH हो जाता, ये वाला पहला क्रॉस, ठीक है। ये वाला भी हमारे पास XHX हो जाता, ये हमारे पास YXH और ये XY। तो इस केस में ये नॉर्मल रहता, लेकिन ये अफेक्टेड और ये अफेक्टेड, 50% जो इसमें अफेक्टेड रहता। तो कुल मिला के कहने वाली बात क्या है? सेम उसी की तरह काम कर रहा है, बस एक तो जीन बदलना, H करना, और इसका जो तरीका है वो दूसरा है ना। तो इसमें भी वही कहानी कि फीमेल कैरियर हो सकती है और फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए माता को एटलीस्ट कैरियर और पापा को अफेक्टेड होना पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास यही कहानी आती है। तो ये हमारे पास कौन सी थी? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड, है ना। अगर हमारे पास जो चांसेस रहते हैं जैसे केस में मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स अफेक्टेड होते हैं, यहाँ तो 50-50 है, बट बाकी उसमें आपको पता है कि अगर इवन चलिए वाला केस था कौन सा, जब पापा अफेक्टेड नहीं थे, तो हमारे पास ये कहानी आई थी। देखो फीमेल के कैरियर होने से मेल ही अफेक्ट हुआ है बस। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी मैंने आपको एक पहचान बताई थी। वेल अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास डिसीज आती है वो है सिकल सेल एनीमिया। कौन सी आती है बेटा? सिकल सेल एनीमिया। अब वो हमारे पास सेक्स लिंक्ड नहीं, वो ऑटोसोमल है ना। तो ये हमारे पास जो आती है सिकल सेल एनीमिया, एक्चुअल में होता क्या है तो आप ध्यान से समझिएगा बेटा। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के 2 सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा यूनिट और एक बीटा यूनिट। ये दोनों अपने अपने प्रोटीन की यूनिट अलग अलग तरीके से बनाती हैं। सिकल सेल एनीमिया के केस में बीटा ग्लोबिन चेन, अगर ग्लोबिन आ रहा है तो इसका मतलब स्फेरिकल प्रोटीन है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो जाती है। और अफेक्ट क्या होता है बेटा? ये ऐसे समझिए कि आपके पास कुछ प्रोटीन इस तरीके से आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी चलती है। लेकिन सिकल सेल, अब इनके हर किसी के कोड होते हैं, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बहुत सारे कोड आपके पास होते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो आपके पास यहां पर 6 डैश की पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को हटाकर एक वेलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड को हटा देता है और उससे क्या रहता है? वेलिन ले लेता है, जिसकी वजह से आपके पास जो हीमोग्लोबिन का शेप है
वो बाई कॉन्केव ना रहकर आपकी किताब के अकॉर्डिंग एलोंगेटेड हो जाता है, तो बाई कॉन्केव से एलोंगेटेड, या फिर ऐसे सिकल शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है। वैसे इसे हम लोग कॉन्वेक्स ही बोल सकते हैं, बाई कॉन्केव से बाई कॉन्वेक्स चेंज भी हो सकता है। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, बीटा ग्लोबिन चेन की 6' पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 ग्लूटामिक एसिड को वेलिन ने रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन का शेप जो कि ओवल या बाइकॉन्केव रहता था उससे एलोंगेटेड डिस्क शेप या कॉन्वेक्स शेप में कन्वर्ट हो गया है या बाइकॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ए सेल थोड़े बहुत स्ट्रेस वगैरह में रहेंगे। आप लोग ऐसे समझिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन का जीन ये है। अब ये हीमोग्लोबिन HbA ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अगर मैं बात करता हूं सिकल सेल की, तो बेटा क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, तो इसका मतलब है जब HbS कंडीशन में आएगा तो ही हमारे पास ये सिकल सेल कंडीशन बोलते हैं। बट ये कंडीशन लीथल होती है और आपसे कहा भी जाता है कि बताइए सिकल सेल एनीमिया का होमोजाइगस कंडीशन लीथल क्यों है, क्योंकि बेटा ऐसे केस में हमारे पास जनरली होता क्या है कि जो बच्चा है ना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही खत्म हो जाता है, उसे फीटल एनीमिया बोल देते हैं। तो यहाँ पर HbS आया तो लीथल होता है, क्योंकि इस केस में बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है जनरली। हाँ, इसका क्योर क्या है कि स्टेम सेल्स वगैरह से रिप्लेसमेंट करके इस जीन को हटाकर एक नॉर्मल जीन डालेंगे, वही एक परमानेंट क्योर है। बट फिर भी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे वहाँ के केस हमने हीमोफीलिया के केस में पढ़ा था ना, तो वहाँ पे भी ये था कि जो मेल होता है ना वो लेटर स्टेज में अनवायबल हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। हाँ, ढीला पड़ जाता है इन द सेंस कि कमजोर हो जाता है बेटा। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि HbS हमारे पास क्या है, लीथल जीन है, यानी कि ये पहला होते ही खत्म हो जाता है जनरली। तो इसका एक और केस हो सकता है HbS, ये वाले जो जीन हैं ये हमारे पास क्या रहते हैं, कैरियर नॉर्मल शेप में, यानी कि इनका जो काम होगा वो ऐसा हो जाएगा एलोंगेटेड, बट नॉर्मल इंडिविजुअल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इनके जो थोड़े बहुत शेप होंगे जहां जहां पे ये काम हुआ होगा ग्लूटामिक एसिड से वेलिन की जगह, उस जगह पर इनके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है थोड़ी सी, और इनके जो आरबीसी हैं वो कैसे आते हैं, सिकल शेप हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कैरियर है, बट दे विल लीड अ नॉर्मल लाइफ। आपको पता है ना कैरियर रह सकता है ना, रिसेसिव है, तो इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट को मास्क डाउन कर देगा, क्योंकि रिसेसिव है ना, तो नॉर्मल वाला अफेक्टेड वाले को सप्रेस कर देता है। बट अगर ये डोमिनेंट हो तो ये नहीं जी पाता फिर, राइट। यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है कि इन लोगों को एक्चुअली में एक डिसीज से छुटकारा मिल जाता है। छुटकारा तो क्या मतलब, थोड़ा सा नेचर इनको भी तो कुछ ना कुछ एडवांटेज देगी। तो बेटा मलेरिया से छुटकारा मिल जाता है, क्यों कि मलेरिया के सेल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए आपको पता है आरबीसीज की जरूरत पड़ती है, और आरबीसीज अगर बाई कॉन्वेक्स हो जाएगी या एलोंगेटेड हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी, तो मलेरिया के जो अंडे हैं वो ढंग से यहाँ पे रह नहीं पाते और वो मर जाते हैं। तो इसलिए दे आर लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया, और इस तरीके से आपके पास सिकल सेल एनीमिया का ऑटोसोमल रिसेसिव केस एक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये हम लोग पीलियोट्रोपिक जीन में भी कर चुके थे। सिकल सेल एनीमिया भी एक पीलियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल बन जाता है। दूसरा जो हमारे पास आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है कि आपके पास एक एंजाइम होता है जो फिनाइल हाइड्रोक्सी एलेनेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो गलती में हो जाता है, माफ कीजिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जिन बच्चों में या जिन लोगों में फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा जाता है उनमें ये एंजाइम एब्सेंट होता है, जो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज से टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पास फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में फिनाइल
पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। जब ये हमारे पास इस कंडीशन में आता है तो आप लोगों को और दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें क्या आ जाती हैं? दिक्कतें ये आती हैं कि ये एक्यूमुलेट होकर मेंटल कंडीशंस को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन और हेयर लॉस भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे डेरिवेटिव्स को किडनी बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ये आप लोगों के पास रेडिली एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन भी पाए जाते हैं। सो मूविंग टू द लास्ट डिसीज ऑफ एनसीईआरटी, ऑटोसोमल रिसेसिव की आखिरी डिसीज हमारे पास क्या रहने वाली है? थैलेसीमिया बेटा। तो थैले, यार स्पेलिंग गलत है, देख लेना, THALASEEMIA जो भी है, थैलेसीमिया चेक कर लेना जो भी स्पेलिंग है, राइट। एक्चुअल में होता क्या है कि थैलेसीमिया में आप लोगों के पास दिक्कत इस बार भी बीटा चेन में होती है, बट बीटा के साथ साथ अल्फा चेन में होती है। यानी कि जो आप लोगों ने सिकल सेल का केस पढ़ा उससे कैसे डिफरेंट है हो जाएगी समथिंग। देखो इसमें क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था ह्यूमन के जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हमारे पास अल्फा ग्लोबिन चेन होती है और बीटा ग्लोबिन चेन होती है। अब वहां पर हमारे पास क्या होगा सिकल सेल एनीमिया केस में, जो हमारे पास 6' पोजीशन था उसमें वैलिन की जगह क्या आ रहा था बेटा? हमारे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ रहा था, यानी कि ग्लूटामिक एसिड मतलब GAG और इसको कौन रिप्लेस कर रहा था? GUG। यही तो कहानी हो रही थी 6' पोजीशन पर, बट इस बार ऐसा नहीं होता है। इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार कहानी ये है कि आप लोगों के पास ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, लेकिन इस बार क्या होता है इन दोनों जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ये बिल्कुल अलग ही जीन बना देते हैं। ये बिल्कुल अलग ही जीन बना देते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और यही इस बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी है। होता कैसे है देखिए, एक्चुअल में आपके पास डिपेंडिंग कि किस बीमारी से हो रहा है, किस चेन की वजह से हो रहा है। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन की वजह से हो रहा है तो उसे हम लोग अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। हाँ, SSEMIA होता है, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। और अगर बीटा चेन की वजह से हो रहा है बेटा तो उसे हम लोग बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि जो आपका अल्फा थैलेसीमिया होता है इसके केस में आप लोगों के पास क्रोमोसोम नंबर कौन सा अफेक्टेड है वो आपको याद रहना चाहिए। दरअसल पाया ऐसा गया कि जो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 16 है इस पर दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं। वो कौन से हैं? HbA1 और HbA2, यानी कि हीमोग्लोबिन A या HbA1 लिख दो और ये HbA2 लिख दो, कैसे भी लिख दो, मतलब दो जीन्स आपस में आपके पास क्लोजली लिंक्ड है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। अब यही जीन हमारे पास मान के चलो फादर में आए, और यही जो HbA1 और HbA2 यही हमारे पास किस में आएगा? फीमेल में आएगा, या HbA जीन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे दो जीन इन्वॉल्व है, HbA1 HbA2 फादर का, और यही जो दो जीन है भाई ये चीज तो सेम ही होगी ना मम्मी के में भी, मम्मी के भी क्रोमोसोम नंबर 16 का यही जीन होंगी। तो आपके पास फीमेल में भी हमारे पास HbA1 HbA2, यानी कि आप लोगों के पास दो अलग अलग जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक HbA1 HbA2, और इसमें मतलब ये दोनों सेम है, बट ये देखो ना HbA1 और HbA2 दो जीन तो इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, इसलिए इसको हम लोग हेट्रोजाइगस थैलेसीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस थैलेसीमिया। अब वह आगे क्या होता है कि इस जीन में हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे होने की वजह से इस जीन को हम लोग अल्फा थैलेसीमिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास अल्फा ग्लोबिन चेन इसका अफेक्ट होता है। किस क्रोमोसोम पे होता है? 16। कौन कौन से सेल कौन कौन जीन इन्वॉल्व होते हैं? HbA1 और HbA2। अब होता क्या है, इन चारों में से 1 2 3 4 है ना, कोई भी एक जीन का या तो म्यूटेशन हो जाए किसी भी एक का, या डिलीशन हो जाए,
तो इनमें क्या होता है, अफेक्ट आ जाता है, चेंज आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो आपका हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, या हीमोग्लोबिन गलत चीज़ बना देता है, जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन चाहिए था इस तरीके से फंक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे केस में बीटा थैलेसीमिया का क्रोमोसोम नंबर 11 रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वहां पर ऐसे जीन ना होकर दोनों ही जीन HBB रहते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ HBB, जैसे यहाँ पे HBA का 1 और 2 था, यहाँ पर सिर्फ HBB जीन रेस्पॉन्सिबल है, चाहे फादर का हो चाहे मदर का हो, यानी कि दोनों ही केस में आपके पास सेम जीन आप लोगों को अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग होमोजाइगस थैलेसीमिया भी बोलते हैं। अब होमोजाइगस थैलेसीमिया आप लोगों को दिख गया है क्यों बोलते हैं, कहानी इसमें भी वही है कि अब या तो एक में या दोनों में, या एक में आ जाए या दोनों में आ जाए, 1 या 2, एडिशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, तो इसका भी वही अपना फंक्शन थोड़ा चेंज कर देता है और दूसरे टाइप का सेल बना देता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास क्या आ जाता है, थैलेसीमिया कंडीशन आ जाती है और एनीमिया इसमें पाया जाता है। ये सिकल सेल से कैसे डिफरेंट है बेटा, एक्चुअल में ये तो कुछ अलग ही चीज बनाता है। सिकल सेल बनाता तो हीमोग्लोबिन है, बट उसमें जो ऑक्सीजन रिटेनिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, यानी कि उसकी क्वांटिटेटिवली जो है वो थोड़ा कम बना देता है सिकल सेल वाला, ये अलग ही चीज प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली थैलेसीमिया और उसमें होता है, तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 इन्वॉल्व, तो ये भी आपके पास क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी के तरीके से हम लोगों ने पेडिग्री, ऑटोसोमल और ये सारी चीजें खत्म कर ली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इतना समझ में आया होगा। अगली बार जब हम लोग लेके आएंगे सारे क्रोमोसोमल्स, एक टॉपिक छोटा सा बच रहा है उसको खत्म कर देंगे और उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक भी पढ़ेंगे, शेल कॉइलिंग, कप्पा पार्टिकल्स वगैरह, ये सारे पैरामीशियम वगैरह में ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वी विल बी मीटिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।